हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रिविजनरी समरी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें हम पूरा नेशनलिज्म इन इंडिया एनसीईआरटी का जो कंटेंट है वो रिवाइज करेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चैप्टर बहुत बहुत इजी हो जाएगा। तो चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म की हम बात करते हैं। जब हमारे अंदर फीलिंग ऑफ लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस टूवर्ड्स आवर नेशन होती है, तो उसे नेशनलिज्म कहा जाता है। ये है पहला टॉपिक हमारी एनसीईआरटी का। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो एनसीईआरटी का आता है वो आता है रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से वापस लौटे थे, वो लौटे थे इन द ईयर 1915। और वहाँ पर महात्मा गांधी ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और उसके लिए जो मेथड यूज़ किया था वो था सत्याग्रह। तो बेसिकली सत्याग्रह क्या था कि जब हम सच के लिए लड़ते हैं और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ते हैं, मतलब हमारी लड़ाई ट्रुथ के लिए होती है और अगेंस्ट इनजस्टिस होती है, तो उसे सत्याग्रह कहा जाता है। प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, एक होता है ट्रुथ और एक होता है नॉन वायलेंस। ये जो क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह, ये बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में देखा गया है। तो इसको बहुत ध्यान रखें कि अगर प्रिंसिपल्स ऑफ सत्याग्रह पूछे जाते हैं तो एक होता है ट्रुथ और एक होता है नॉन वायलेंस। ट्रुथ मतलब सच और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। अब हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ सत्याग्रह की, कि जब महात्मा गांधी वापस लौटे तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि चंपारण बिहार में किया था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में किया था, और अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल ये भी गुजरात में किया था। बेसिकली इन सब के कारण ये थे कि यहाँ भी पीजेंट्स परेशान थे, इधर भी पीजेंट्स परेशान थे हाई रेवेन्यूज़ के खिलाफ। और अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल मिल में अगर वर्कर्स की बात करें तो वर्कर्स को अपने काम के अकॉर्डिंग प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे थे। तो आप ये सब कुछ बता सकते हैं कि पीजेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, कि वो अपना रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप ये सब बता सकते हैं। उसके बाद रॉलेट एक्ट लगाया गया। ब्रिटिशर्स ने जब गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में सुना तो उन्होंने रॉलेट एक्ट लगा दिया, जो 1919 में लगा था। रॉलेट एक्ट ये कहता था कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रायल, मतलब उसे कोर्ट के सामने पेश भी मत करो और उसे 2 साल के लिए जेल में डाल दो। जबकि कानून, आज का प्रेजेंट कानून ये कहता है कि आप किसी को भी पुलिस कस्टडी में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही किया गया अंडर द रॉलेट एक्ट। इसमें ये किया गया कि आप 2 साल तक किसी को भी जेल में रख सकते हो विदाउट एनी ट्रायल, और उस इंसान को कोर्ट में पेश करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का था रॉलेट एक्ट। फिर देखिए, हम बात करते हैं रॉलेट सत्याग्रह की। रॉलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी ने अगेंस्ट रॉलेट एक्ट चलाया था। 6 अप्रैल 1919 को प्रोटेस्ट हुए, रिलीज निकली, लिकर शॉप्स मतलब शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया। ये सारे काम हुए। ये जो प्रोटेस्ट और ये रिलीज़ थी, ये सारा पीसफुल तरीके से हुआ, क्योंकि गांधी जी को हिंसा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब देखिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई ड्यूरिंग द रॉलेट एक्ट। तो सबसे पहले तो क्या किया गया, सारे लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी की एंट्री जो थी वो दिल्ली में बैन कर दी गई, और देश में लगा दिया गया मार्शल लॉ, जिसे लगाया था जनरल डायर ने। और मार्शल लॉ क्या होता है कि किसी को भी ग्रुप में खड़े रहना अलाउड नहीं है, अदरवाइज शूट एट फर्स्ट साइट का ऑर्डर होता है। तो थोड़ा सा अगर फ़िक्र की बात थी इस रॉलेट एक्ट में, तो वो ये थी कि देश में एक्ट लगा हुआ था, लेकिन इसके बारे में हमारे देश की जनता को ही पता नहीं था, और इसी वजह से बहुत बड़ी ट्रेजेडी देश में हो गई थी, जो थी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी। तो हम उसकी बात करते हैं अब। देखिए, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की बात करें तो जलियांवाला बाग ट्रेजेडी जो थी वो 13 अप्रैल को हुई थी। अमृतसर पंजाब में हुई थी और 1919 में हुई थी। यहाँ पर क्राउड गोल्डन टेम्पल में भी इकट्ठा था और जलियांवाला बाग में भी इकट्ठा था। दोनों की दीवारें एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के साइड बाय साइड हैं।
गोल्डन टेम्पल में भीड़ इसलिए हो रही थी क्योंकि वहाँ बैसाखी का मेला चल रहा था, और जलियांवाला बाग में लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनके पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था। ये बात मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ। तो क्या हुआ, अचानक से जनरल डायर जो थे उन्होंने एक बाग में एंटर किया और सारे एग्ज़िट गेट्स जो थे वो बंद कर दिए, और उसके बाद फायर ओपन कर दिया लोगों के ऊपर, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। कुछ लोग जो थे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ कुएं में कूद गए, लेकिन कुआं इतना गहरा था कि वहाँ भी लोगों की मौत हो गई। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि देश में मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो आप ये बता सकते हैं। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह को क्यों कॉल्ड ऑफ किया गया या फिर क्यों विड्रॉ किया गया, और रिज़ल्ट क्या थे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के। अगर विड्रॉल की बात पूछी जाए तो भी यही चीज़ आएगी, और अगर आपसे रिज़ल्ट्स पूछे जाते हैं जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के तो भी आपको ये लिखना है। सबसे पहली चीज़ तो कि जो न्यूज़ थी जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की वो पूरे देश में फैल गई थी। दूसरी चीज़, ब्रिटिशर्स ने सत्याग्रहीज को ह्यूमिलिएट टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। सत्याग्रहीज को फोर्स किया जा रहा था कि हमारे पैरों तले नाक रगड़ो, और सत्याग्रहीज से फोर्सफुली सलाम भी करवाया जा रहा था कि हमें सलाम करो, हमें सल्यूट करो, हम तुम्हारे साहिब हैं। और विलेजेस को बॉम्ब किया गया। बॉम्ब्ड मतलब होता है विलेजेस में बॉम्ब ब्लास्ट किए गए। ये सारा वायलेंस देखकर महात्मा गांधी को रॉलेट सत्याग्रह वापस लेना पड़ा, और यही रिज़ल्ट थे जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के। उसके बाद चलते हैं हम बुक रिटर्न बाय महात्मा गांधी जी। ये क्वेश्चन भी कई बार सीबीएसई बोर्ड में देखा गया है। तो जो किताब थी जो महात्मा गांधी ने लिखी थी वो थी हिंद स्वराज, जिसे 1909 में लिखा गया था। इस किताब में था क्या, वो ये है कि इस किताब में ये लिखा था कि अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स को कॉपरेट करने से रिफ्यूज़ कर दें तो ब्रिटिश रूल जो है वो 1 साल के अंदर ख़त्म हो सकता है, और देश में क्या आ जाएगा, स्वराज आ जाएगा। ऐसी बात महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज में लिखी हुई थी। उसके बाद चलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हिंदू और मुस्लिम्स दोनों ने ज्वाइन किया था। मुस्लिम्स ने इसे ज्वाइन किया खिलाफत के लिए, और हिंदूज़ ने इसे ज्वाइन किया स्वराज के लिए। क्या हुआ था कि जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की प्लानिंग चल रही थी तो उस समय खबर आई कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो टर्की का खलीफा है वो हार गया है। ऑटोमन एम्पायर के हेड को खलीफा कहा जाता है। तो टर्की में जो ऑटोमन एम्पायर था उसका खलीफा हार गया है, और अफवाह ये थी कि वो अब हारने के बाद एक पीस ट्रीटी साइन करने वाला है, जिस वजह से सारे मुसलमान बहुत नाराज़ थे, इंडिया के भी, कि हमारे खलीफा को पीस ट्रीटी साइन नहीं करनी चाहिए। इसी का फ़ायदा महात्मा गांधी ने उठाया। महात्मा गांधी ने इसी वजह से मुस्लिम्स को भी अपने फेवर में लिया, और इस काम में महात्मा गांधी का साथ दिया 2 मुस्लिम ब्रदर्स ने, जिनका नाम था शौकत अली एंड मोहम्मद अली। और पहले खिलाफत कमेटी खोली गई बॉम्बे में, मार्च 1919 में ये खिलाफत कमेटी खोली गई। उसके बाद देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले 2 मीटिंग्स भी रखी गई। एक था कैलकाटा सेशन जिसे सितंबर 1920 में रखा गया, और एक था नागपुर सेशन जिसे दिसंबर 1920 में रखा गया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने से पहले भी बहुत सारी प्लानिंग हुई, और किस चीज़ के तहत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक आंदोलन बना, वो सारी चीज़ें ये हैं। तो सबसे पहले आप ये बता देंगे कि मुस्लिम्स ने इसे क्यों ज्वाइन किया, हिंदूज़ ने इसे क्यों ज्वाइन किया। फिर ऑटोमन एम्पायर जो खलीफा था ऑटोमन एम्पायर का, उसकी डिफ़ीट हुई, और वो एक पीस ट्रीटी साइन करने वाला था। ये खबर पूरे दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए मुसलमान नाराज़ थे। तो गांधी जी ने इसी को सपोर्ट बना लिया अपना, इसी से एडवांटेज ले ली, और गांधी जी ने शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के 2 भाइयों को अपने साथ मिला लिया। खिलाफत कमेटी खोली गई बॉम्बे मार्च 1919 में, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने से पहले 2 मीटिंग्स भी रखी गई, जिसमें से एक था कैलकाटा सेशन और एक था नागपुर सेशन। एक सितंबर में, एक दिसंबर में, दोनों ही ईयर 1920 में रखे गए थे। मीटिंग्स रखने का सिर्फ एक कारण ये था कि कांग्रेस लीडर्स जो थे उन्हें थोड़ा सा गुस्सा था कि महात्मा गांधी थोड़ा सा वायलेंस होता है और पूरा आंदोलन वापस ले लेते हैं।
तो उन लोगों को समझाकर अपने साथ मिलाना एक बहुत बड़ा टास्क था और इसीलिए मीटिंग्स रखी गई। अब देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या क्या कहता था। सबसे पहले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहता था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ इंडियन गुड्स, कि फॉरेन गुड्स को तो बॉयकॉट करो और इंडियन गुड्स को प्रमोट करो। ये जो मूवमेंट था ये जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था और ये विड्रॉ हो गया था फरवरी 1922 में, मतलब करीब 1 साल ही ये मूवमेंट चला और उसके बाद ये विदिन 1 ईयर ये मूवमेंट पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। इस मूवमेंट के अंडर क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन से थोड़ा सा घबराते हैं कि पार्टिसिपेशन की, इन्वॉल्वमेंट की बात आए तो क्या क्या लिखना है, इतना बड़ा आंसर है। तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट और समराइज वे में लिखा है जिससे बच्चे आसानी से इसे लिख सकें। देखिए सबसे पहले तो एक्टिविटी या पार्टिसिपेशन अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का पूछा जाता है तो आप ये बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स, हेड मास्टर, लॉयर्स, इन सब ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। और हुआ क्या था कि स्टूडेंट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस सब छोड़ दिए थे, हेड मास्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया था, लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी थी। इस तरीके से इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा फॉरेन गुड्स जो थे उन्हें बॉयकॉट किया गया। फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट, मतलब फॉरेन गुड्स को विदेशों से देश में लाने का जो इंपोर्ट का सिस्टम था उसे पूरी तरीके से बॉयकॉट करने के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे। मतलब जो इंपोर्ट पहले 102 करोड़ होता था, इस आंदोलन को चालू करने के बाद वो सिर्फ 57 करोड़ रह गया था। इतना लॉस हो गया था इंपोर्ट को। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था फॉरेन गुड्स में ट्रेड करने से, कि हमें फॉरेन गुड्स में किसी भी तरीके से ट्रेड नहीं करना है। उसी तरीके से अवध में बाबा रामचंद्र थे जो एक सन्यासी थे जिन्हें बंधवा मजदूर बना के फीजी भी भेजा गया था। इन्होंने ये कहा कि हम रेवेन्यू नहीं देंगे, जो भिखारी बन के जिस तरीके से लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है वो काम ख़त्म कर दिया जाए और लैंडलॉर्ड्स को पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाए। तो ये बाबा रामचंद्र जो थे इन्होंने पीजेंट्स से बात की, पीजेंट्स को अपने सपोर्ट में लिया और उसके बाद ये इन्होंने 3 डिमांड्स रखी कि रेवेन्यू को कम किया जाए, अबॉलिशन ऑफ बैगर किया जाए और लैंडलॉर्ड्स को बॉयकॉट किया जाए। इस तरह की डिमांड बाबा रामचंद्र ने पीजेंट्स के साथ रखी थी अवध में। उसके बाद पूरे देश में नाई धोबी बांध बनाए गए। देखिए नाई धोबी बांध क्या होता है, जैसे पहले क्या होता था, ऑक्यूपेशनल चीज़ें ज़्यादा चलती थी। मतलब जैसे नाई है, नाई का काम किसी के घर पे है तो नाई का बेटा नाई बनेगा, धोबी का बेटा धोबी बनेगा, इस तरह का काम पहले चलता था। तो ये लोग क्या करते थे, ब्रिटिशर्स, ये हमारी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस पर भी टैक्स लिया करते थे। मतलब अगर नाई का बेटा नाई है तो वो उनका पुश्तैनी काम है, इसमें ब्रिटिशर्स को टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ब्रिटिशर्स इस तरीके से भी टैक्स लिया करते थे, इसीलिए इसके अगेंस्ट नाई धोबी बांध खोले गए थे। उसके अलावा ओथ किसान सभा खोली गई थी पीजेंट्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, जिसे बाबा रामचंद्र, जिनकी बात मैंने पहले की, उन्होंने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर खोला था। और ये ओथ किसान सभा इतनी फेमस हुई थी पीजेंट्स के लिए कि विदिन 1 मंथ इसकी 300 ब्रांचेस खुल गई थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान जो ताल्लुकदार्स थे उनके हाउसेस, मर्चेंट्स के हाउसेस पर भी अटैक किया गया था। उसके अलावा एक थे अल्लौरी सीताराम राजू जो एक ट्राइबल आदमी थे। ये गौतम हिल ऑफ आंध्र प्रदेश में रहते थे। ये महात्मा गांधी के बहुत बहुत बड़े फॉलोवर थे। ये महात्मा गांधी को बहुत मानते थे और यहाँ के जो पहाड़ी लोग थे ये इन्हें इनकारनेशन ऑफ गॉड कहते थे, मतलब भगवान का अवतार कहते थे, क्योंकि इन्हें ग्रह नक्षत्रों की, एस्ट्रोलॉजी की बहुत अच्छी समझ थी। उसके अलावा
ये जो थे इनको गोली भी लगती थी तो ये गोलियों को भी सरवाइव कर जाते थे, तो इसलिए इन्हें भगवान का अवतार, इनकारनेशन ऑफ गॉड कहा जाता था। ये जो थे ये हमेशा गांव के लोगों से, ट्राइबल लोगों से महात्मा गांधी की ग्रेटनेस के बारे में ही बात किया करते थे कि महात्मा गांधी आ गए हैं, देश में स्वराज आएगा, हमें ड्रिंकिंग छोड़ देनी चाहिए, ये सब चीज़ों की बात ये किया करते थे। तो ये महात्मा गांधी की हमेशा ग्रेटनेस की बात लोगों से किया करते थे, लेकिन एट लास्ट इन्हें ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया और इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 का जो भी एक वेपन बना। वो कैसे वेपन बना? क्योंकि इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट को 1859 में ब्रिटिशर्स ने लगाया था और इस एक्ट के दौरान ये कहा गया था कि कोई भी जो चाय वगैरह के बाग होते हैं या फिर प्लांटेशन गार्डन्स होते हैं उन्हें बिना परमिशन के नहीं छोड़ेगा कोई भी वर्कर। और इन बेचारे वर्कर्स को ये से जो परमिशन थी ये बहुत रेयरली मिलती थी। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात इन वर्कर्स ने सुनी तो इन्होंने भी इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अगेंस्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और इस दौरान बहुतों ने तो प्लांटेशन गार्डन्स की भी नौकरी छोड़ दी। तो ये सब चीज़ें आप पार्टिसिपेशन में लिख सकते हैं। अगर आपसे पार्टिसिपेशन की बात की जाती है या फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान हुई थी तो आप ये सारी बातें बता सकते हैं। अब चलते हैं कॉजेज़ बिहाइंड द फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे फेलियर का क्या कारण था। मतलब इतना बड़ा आंदोलन जिसमें हिंदू मुसलमानों ने मिलकर सारा काम किया, तो फिर ये आंदोलन फेल क्यों हो गया? इसका देखिए सबसे पहला कारण है चौरी चौरा इंसिडेंट, जो गोरखपुर यूपी में हुआ था। इसमें गुस्से में आके 1922 में हमारे ही सत्याग्रहीज ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। ये सबसे पहला कारण था फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो कि हुआ था 1922 में। देखिए जोश जोश में हम इंडियंस ने इनकी सरकारी नौकरियां तो छोड़ दी थी कि हमको तुम्हारे साथ कॉपरेट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन हमारे पास खुद के इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए फंड्स नहीं थे। तो एक कारण ये था। तीसरी चीज़, हमने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, इंडियन गुड्स को प्रमोट किया, लेकिन उस समय इंडियन गुड के नाम पर कपड़े में हमारे पास सिर्फ खादी था और खादी अपने आप में ही इतना महंगा था कि उसे अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। क्योंकि ब्रिटिश गुड्स जो थे, ब्रिटिश क्लोथ्स जो थे वो तो मशीन मेड थे, तो वो सस्ते थे, लेकिन ये जो खादी थी ये बहुत 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 महंगी थी, जिसे इंडियंस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये 3 कारण थे जिस वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो फेल हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ईयर्स ऑफ डिप्रेशन की। देखिए 1920 से लेकर 1930, मतलब इन 10 सालों के बीच में बहुत बड़ा डिप्रेशन भी देश को झेलना पड़ा। वो डिप्रेशन क्या था? सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो थे, मतलब जो हमारी पहले प्राइमरी एक्टिविटी थी वही पॉपुलर थी, सेकेंडरी और टर्शरी का उतना चलन नहीं था। तो जो भी देश की आमदनी होती थी वो प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से ही होती थी। तो उस समय एग्रीकल्चर के प्राइजेस जो थे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे, उनमें एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया था। एग्रीकल्चरल गुड्स का जो एक्सपोर्ट था वो भी ख़त्म हो गया था। पीजेंट्स जो थे वो बेचारे इतने डिफ़िकल्ट समय से गुज़र रहे थे कि ना तो वो अपना रेवेन्यू पे कर पा रहे थे और ना अपना उगाया हुआ सामान बेच पा रहे थे। इस तरह का डिप्रेशन इन 10 सालों में 1920 से लेकर 1930 तक के बीच में देखने को मिला। उसके बाद हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन हमारे देश में 1928 में आया था। ये आया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। इसमें क्या किया गया था, मतलब ये साइमन कमीशन क्यों हमारे देश में आया था?
ये इसलिए आया था जिससे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक किया जा सके और अगर उसमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो किए जा सके। इस तरह का सिस्टम जो था ये करने के लिए हमारे देश में साइमन कमीशन आया था। सर जॉन साइमन इसे लेकर आए थे कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को चेक किया जाए और अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो वो किया जाए। जब ये साइमन कमीशन देश में आया तो इंडियंस ने इसे ग्रीट किया, इसका स्वागत किया विद द स्लोगन साइमन गो बैक, साइमन वापस चले जाओ। अब ऐसा क्यों था कि लोगों ने ये क्यों कहा साइमन गो बैक? इसका कारण ये था क्योंकि कोई भी इंडियन मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं था। मतलब बात हमारे संविधान की जा रही है, हमारे संविधान के चेंजेस की जा रही है और उसमें एक भी इंडियन मेंबर को इंक्लूड नहीं किया गया था। और रिज़ल्ट क्या निकला? जब वाइसरॉय इरविन को इस बात का पता चला कि भाई लोग तो साइमन गो बैक के नारे लगा रहे हैं, तो उन्होंने ये प्रॉमिस कर दिया कि हम भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। लेकिन झूठा वादा तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कब देंगे। और इस तरह का इन्होंने प्रॉमिस हमसे किया।